अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान अकबर खान। तो नाज़रीन, नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर और आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को मौसमी बटेरे करार दे दिया है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फ़ोन टेपिंग मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला कानूनी मराहल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर यह ज़रूरी हो जाता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं इसमें यह ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फ़ोन टेपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी पीटीआई के फ़ोन टेपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। इमरान खान ने कहा था कि मेरे भी फ़ोन टेप होते रहे और ज़रूर होने चाहिए। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका मामला अच्छा चल रहा था। इनकी हरगिज नाजायज़ बात अच्छी लग रही थी। आज के इन फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज लग रही है। और इन्होंने दोबारा ये कहा है कि अपोजिशन वाले सब मौसमी बटेरे हैं। पहले ये खुद टेपिंग कराते थे, अपनी भी और दूसरों की भी, और खुशी के साथ के लिए कहते थे कि टेपिंग जरूर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा है कि इत्तेहादी हुकूमतें शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, मुख्तलिफ जमातें होती हैं तो मुख्तलिफ मफादात भी होते हैं, सियासी मकासद भी सबके मुख्तलिफ होते हैं। इनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कोशिश है कि शिकवे शिकायत कम हो। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह न मिलने का है। पीपी को वफात में वजारतों का कोई मसला नहीं। तो नाज़रीन, मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार वकार असलम साहब मौजूद हैं और दूसरे मेरे जो गेस्ट हैं वो है सीनियर तजज़ियाकार आसिफ अशरफ साहब। तो सर, मैं आप दोनों का, सर वकार साहब और अशरफ साहब का, आरिफ अशरफ साहब का, दोनों को सर जो है वो अपने प्रोग्राम हॉट सीट में वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला जो है सवाल वो होगा इस प्रोग्राम के जो है मौजू के हिसाब से सर, के आरिफ साहब से, कि सर ख्वाजा आसिफ साहब पीटीआई के जो है रहनुमाओं को फसली बटेरे करार दे दिया है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया, तो माजरत के साथ मुझे सवाल दोबारा बता दीजिएगा सर। जी जी सर, जी सर, जरूर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है आरिफ साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं को फसली बटेरे करार दे दिया है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुन रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर ज्यादा उनके उनका जो स्टेटमेंट है, मैं उसको ज्यादा सीरियस तो नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है उन्हें फसली बटेरों का एक लकब दिया है, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा उनके ऊपर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर जो हरासमेंट है वो की गई। और आप देख लें कि इंतखाबात से कबल जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, जी जो उनके कागजात नामजदगी छीने गए नामालूम अफराद की जानिब से, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो फसली बटेरे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो वो अपोजिशन में एक टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को। जी जिस तरीके से आप देख लो, महंगाई का दौर है, जिस तरीके से वो टफ टाइम दे रहे हैं, और अपनी जो उनकी लीडरशिप है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो तो जेल में है, लेकिन जो वो अपनी पार्टी को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं उनके बयान से, उनके स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लीडरशिप है पीटीआई की, जी वो इस वक्त मेहनत कर रही है कि जल्द से जल्द इमरान खान को बाहर लाया जाए, और उसके बाद इमरान खान इंतजामी अमूर अपनी जमात के चला सके और हुकूमत को टफ टाइम दे सके। जी बिल्कुल सर। जी आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। तो सर आगे बढ़ेंगे वकार साहब की जानिब। और सर आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर पीटीआई के दौरे हुकूमत में फ़ोन टेपिंग की जाती थी, तो सर इस वक्त नून लीगी रहनुमाओं के एतराज़ात नहीं थे क्या सर? जी फरहान अकबर साहब, मैं अर्ज करता चलूं कि जिस तरह से पीटीआई के दौर में फोन टैप किए जाते थे और उस वक्त के वजीर आजम जो थे इसको बहुत जस्टिफाइड समझते थे, या जी समझते थे कि मतलब ये एजेंसियों का हक होता है कि वो जानने कि क्या मतलब मैन्यूवर कोई कर रहा है, क्या किसके जो नजरियात हैं और क्या प्लान्स रखता है कोई, तो इस सब को मतलब टैप किया जाना चाहिए। तो फिर अगर तब वो ठीक था, तो मेरे ख्याल से अब भी अगर इसकी इजाजत दी गई है तो वो ठीक है। मुल्की बका, मुल्की सलामती, अज़्म इस्तेकाम जो शुरू हुआ है जी उसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा है कि मुल्क
मसाइल से दो चार है। मतलब अफगानिस्तान भी आप पर अब हमले करने की जरूरत करने लग गया है, और हर तरफ से मतलब सरहदी इलाके जो है वो आपके महफूज उस तरह से नहीं रह गए। तो फिर जी आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आपकी जो मुक्तदर कुव्वतें हैं, उनका ये हक बनता है कि वो आपकी मुल्की कौमी सालमियत और सलामती के लिए कुछ काम करें। तो उसमें मुझे लगता है कि आप कुछ गलत नहीं हो रहा पीटीआई के साथ। अगर तब जस्टिफाइड था तो आप भी जस्टिफाइबल है। जो सिनेरियो जो सिचुएशन बन रही है जी उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अब जो हो रहा है वो बेहतर मुल्क की अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हो रहा है। जी सर। अच्छा तो सर जब इसकी दौर हुकूमत था इसका सर नून लीग का, तो सर वहाँ पे जो है इसकी फोन टेपिंग जो की जा रही थी सर तब, या उस वक्त जो है ये कानून तब नहीं था, क्योंकि उनको नहीं, एतराज़ात फोन सब यही आ टैपिंग रहे तो हैं ना। मैं नहीं समझता कि नून लीग इसमें कोई दूध की थैली है। नून लीग ने आगाज किया था, आईपी बनाने वाले मियां नवाज शरीफ ही थे। जी सर। और इसको बनाने का मकसद उनका ये था कि मतलब वो वजीर आजम अपडेटेड रहे कि क्या चल रहा है, सियासी मुखालफिन क्या प्लान करने जा रहे हैं और उनका क्या लाएअमल होगा आगे का। उनके लाएअमल को चोरी करने के लिए अगर वो ये फोन टैपिंग उन्होंने आगाज किया है जी तो उसमें नून लीग भी उतनी कसूरवार है जितनी तहरीक इंसाफ है। जी सर बिल्कुल। अच्छा जी सर आगे बढ़ें तो सर हमारा जो क्वेश्चन होगा सर जनाब आरिफ साहब से होगा। अच्छा सर पीटीआई के जो दौर हुकूमत था तो उसके बाद जो है इनकी बात आई कि दूसरी जानब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि पीपी को मसला और कोई नहीं, बस इनको मसला ये है कि पंजाब में इनको हुकूमत नहीं मिली, मतलब जगह नहीं मिली। तो सर आपको क्या लगता है कि इनके दरमियान जो अभी बिलावल साहब जो एतराज़ात कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, तो सर मसला यही है जगह ना मिलने का, पंजाब में हुकूमत ना मिलने का, या मसला कोई और है सर बीच में? जी देखिए फरहान साहब, जैसा आपको पता है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई, जिसमें जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी मदद उनकी की थी और जहाज भर के पीटीआई में ले गए थे और उनकी हुकूमत को बनाया गया था। अगर इससे पहले आप देख लें तो पंजाब के अंदर नून लीग ही रही है। जब जी सर। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे तो उनकी हुकूमत थी। अब जो इलेक्शन हुआ है ये जो इलेक्शन का सिनेरियो था, तो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामजदगी छीने गए और उनको उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। जी जब सर। वो बाहर हो गए तो उसके बाद उन्होंने फिर मेहनत की, ना कोई जलसा हुआ ना कोई जुलूस हुआ और बैनर भी उठाने पे हाथ आगे उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। और जो इलेक्शन सर्वे आया या इलेक्शन का टर्न आउट रहा तो उसमें तो पीटीआई जीती हुई थी। अब पीटीआई के जो उनके जो एमपीए पंजाब असेंबली के हैं लोग हैं, वो कहते हैं जी जो फॉर्म 47 है उसके तहत ये इनकी नून लीग की हुकूमत बनाई गई है। जी तो ये जो पंजाब है तो मेरे ख्याल में लगता है कि इमरान खान के हाथ में है और इमरान खान की पार्टी में है। अगर अब इलेक्शन करवा दिया जाए पंजाब के अंदर तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और बाकी सवाल रहा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से कोसों दूर हो चुकी है, काफी दूर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब के अंदर आके उसी तरीके से अपनी जो एक्टिविटी है सियासत की वो शुरू कर सके। जो बिलावल भुट्टो है वो तो अब मंजर आम से भी गायब है। वो कभी कभार जो कौमी असेंबली का सेशन होता है उसमें वो आते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पंजाब है अब भी पीटीआई के हाथ में है। अभी तो हुकूमत बनी हुई है, जैसे तैसे उनकी हुकूमत बन गई है, मरियम नवाज साहब जी आ सर। गई है, हुकूमत चला रही है। लेकिन ये लगता है कि नून लीग और पीपल पार्टी के हाथ में इस वक्त पंजाब नहीं है। जी अच्छा सर जो इनके एतराज़ात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, मतलब बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, तो सर उन एतराज़ात की जो है, शिकायत की जो है, वो वजूहात क्या है सर? देखिए जो आजाद उम्मीदवार है वो तो देखिए अब काफी लोग ऐसे एमपी हैं जो इमरान खान की टिकट पे इलेक्शन लड़े और फिर जाके उन्होंने नून लीग में ऐलान कर दिया। जो पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है इस वक्त मेरे ख्याल में ना वफाक में है, ना सिंध में है और ना ही पंजाब में है। अगर इनका जी नैरेटिव होता और नैरेटिव के तहत ये चलते तो मुझे लगता है कि वो आजाद उम्मीदवार ले जाते। क्योंकि जैसे उनकी स्टेटमेंट आई थी बिलावल भुट्टो की, जी हम आजाद उम्मीदवार के साथ अपनी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो सका।
अगर ऐसा हो जाता तो फिर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती नून लीग और पीपल्स पार्टी की। अब जी अभी इनका जो पीपल्स पार्टी है वो तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप सिंध में जाके तो सिंध की हुकूमत आप संभालें और मजे करें। पंजाब आपके हाथ में नहीं है और ना ही आप पंजाब आपको मिलने वाला जी। जी सर। अच्छा नाज़रीन, तो हम आगे बढ़े तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो हमारी आज की स्टोरी है, तो सर ये है कि कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में सरकारी मलकियती इदारों की निजकारी के तरमीमी बिल पर गौर किया गया है। सैयद नवीद कमर की ज़ेर-सदारत कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर तवानाई अवैस लगानी भी शरीक हुए थे। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इजलास से पहले 7 तरमीम हमसे डिस्कस हो जाती तो कितना अच्छा होता। इन तरमीम से पहले इन इदारों के बैठक्स देखना जरूरी है। और अयूब साहब ने यह भी कहा है कि देखना होगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बाहर की इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं। आप ये तरमीम पास भी कर लेंगे लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने SOEs एक्ट में तरमीम की मुखालफत की तो कमेटी में वज़ीर कानून और उमर अयूब में बहस व मुबासा भी हुआ। ताहम कानूनी असम्बली की खजाना कमेटी ने SOEs एक्ट तरमीमी बिल भी पास कर लिया है। कमेटी इजलास में SOEs एक्ट तरमीमी बिल पर वोटिंग कराई गई थी। आजम नजीर तारड़ बोले कि सरकारी मलकियती इदारों के कवानीन पहले से हैं। ये कवानीन इस असम्बली ने बनाए जिसका आप हिस्सा थे। अब बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर चैनल से कानून साजी कर रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर का कहना था कि इन तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन की जानब से इतफाक नजर नहीं आ रहा। इन तरमीम को मजीद शफाफ होना चाहिए। तो जनाब अब हम बढ़ेंगे अपने जो है अपने गेस्ट की तरफ, जनाब वकार साहब की तरफ। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सर वज़ीर कानून और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दरमियान बहस भी हुई है लेकिन कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने SOEs एक्ट तरमीमी बिल पास कर लिया है। तो सर क्या अपोजिशन इस पर अमल दरामद करवाने देगी सर? ऑपोजिशन इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो मतलब इसमें कोई अपना रोड़ा अटका सके। उसकी वजह ये है कि वो खुद इतनी मुखासमत का शिकार है आपस में। मतलब पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो फसली बटेरे ख्वाजा आसिफ ने कहा, फसली बटेरे तो नून लीग में भी थे लेकिन फसली बटेरे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पीटीआई में कुछ ज्यादा थे। और इसकी वजह यह है कि मतलब शेर अफजल मरवत और इस तरह के जितने लोग थे जिन्हों जो मतलब फ्रंट फुट पे आए हैं, ये मतलब वाकई सीजनल लोग होते हैं। इनकी कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई फर्म स्टैंड ले सकते हैं किसी मामले पर। बैरिस्टर गौहर हो या बैरिस्टर गौहर जो पहले पीपल्स पार्टी में रहे, आप उसके बाद पीटीआई का हिस्सा है और पीटीआई में भी उनको शदीद मुखालफत का सामना है। तो वही बात उमर अयूब की, उमर अयूब ऑपोजिशन में तो है जिस तरह से ताजगुल ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन इन दोनों का मैं इतनी फर्म स्टैंडिंग समझता नहीं कि ये कोई रोड़ा अटका सके। वो पीडीएम गवर्नमेंट ने पहले भी तरमीम पास कराई है और अब भी वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऑपोजिशन किसी किस्म का टफ टाइम दे सकेगी हुकूमत को या जो इत्तेहादी जमात है उसको। जी जी सर, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो है दूसरी जानिब जनाब आरिफ साहब से मेरा जो है ये क्वेश्चन है कि सर दूसरी जानब चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर का कहना था कि इन तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन की जानब से इतफाक नज़र नहीं आ रहा। इन तरमीम को मजीद शफाफ होना चाहिए। और सर तरमीम को मजीद शफाफ कैसे किया जा सकता है सर? जी देखिए, जैसे आप फरमा रहे थे कि तरमीम के हवाले से आप बात कर रहे थे। अब देख लें कि जिस तरीके से बजट पास किया गया है, क्योंकि मेजोरिटी जो है इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जितने दीगर जमातें हैं, जैसे उन्होंने हुकूमत बनाई है और वो अपने जो उनके बिल हैं, जो कानून है, जो तरमीम है, वो उनको अपने तरीके से अपने हवाले से वो तरमीम पास करते जा रहे हैं, बिल पास करते जा रहे हैं। तो अब बात आती है पीटीआई की। पीटीआई के एट दिस टाइम नेशनल असेंबली के आप देख लें कि 98 जो मेंबर थे जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, तो मुझे ये लगता है कि वो ये जो तरमीम है, ये जो कानून साजी है, ये हुकूमत इजीली कर लेगी और अपोजिशन उनको किसी किस्म का कोई टफ टाइम नहीं देगी। मैं वकार असलम साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि जैसे वो फरमा रहे थे कि फ्रंट फुट में जो रहनुमा आया है, फिर उसके बाद जिस तरीके से
अपोजिशन को लीड किया गया। अब जब जी। एक पार्टी का सरबराह ही नहीं है और पार्टी अपनी मर्जी से चल रही है, वो गौहर साहब की बात कर रहे थे जो चेयरमैन पीटीआई है, और वो इस वक्त तनकीद का शिकार है। पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, एट दिस टाइम अब वो पीटीआई में है, और कोई किसी की बात नहीं मार रहा पीटीआई के अंदर। अब शेर अफजल मरवत को देख ले कि वो जिस तरीके से वो लीड कर रहे थे इलेक्शन से पहले, वो कंपेन कर रहे थे और जो जलसे हैं वो कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया जी मैं तो पीटीआई में रहूंगा, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे जो कि परेशान किया जाता है पीटीआई की जो जी। लीडरशिप है। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई टफ टाइम दे सकेगी, और ये जो हुकूमत है ये अपनी मर्जी से कानून साजी और तरमीम कर लेंगी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम अब बढ़ेंगे अपनी अगली टॉप स्टोरी की जानिब। तो नाज़रीन, रावलपिंडी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने बयान अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत डियाला जेल में एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद अली वड़ाच ने की है। रेफरेंस के गवाह साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक अदालत में पेश हुए। परवेज़ खट्टक ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इस मौके पर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमर अदालत में मौजूद थे। परवेज़ खट्टक का अपने बयान में कहना था कि नैब के मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई है। बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत को अपने बयान में बताया है कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया है। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत देकर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए थे। इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से भी ली गई थी। तो सर, वकार साहब जो है, मेरा जो सर आपसे इस मौजू के हवाले से जो होगा मेरा आपसे क्वेश्चन, तो सर ये है क्वेश्चन कि पिछले दिनों में सर हमने देखा था कि अलमीन गुंडापुर साहब ने ये कहा था कि अगर परवेज़ खट्टक साहब अदालत में बयान देंगे तो इनको सुबह बदर कर दूंगा। तो सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो परवेज़ खट्टक साहब का रद्द अमल सर क्या होगा? देखें, परवेज खट्टक वैसे ही बहुत मार खा चुके हैं, और अली मीन गंडापुर की मैं इतनी स्टैंडिंग समझता नहीं कि वो मतलब जो कहते हैं वो करें। वो बढ़ के मारने में बहुत आगे हैं। अब तक उन्होंने मतलब केपीके में जो दूध जो शहर की पहले 100 दिनों में नहरें बहाई हैं वो भी हमारे सामने है। और जहां तक रही बात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की, तो उस वक्त काबीना से मंजूरी लेना मतलब मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे मतलब आप ईमानदार तरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ईमानदार नहीं थे, ईमानदार थे, उन्होंने ट्रस्ट खोला, बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप काबीना की मंजूरी के बगैर मतलब उसको डॉक्यूमेंट किए बगैर आप एक बिजनेस टाइकून से एक बड़ी अमाउंट ले लेंगे और फिर उसके बाद आप बिजनेस टाइकून को फेवर देंगे और उसके नाम पे अलकायदा ट्रस्ट खोल लेंगे, तो फिर ये कोई जस्टिफाइबल तरीका नहीं। अगर आप इतने असूलों के पक्के हैं जितने आप, मैं खान साहब को एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो समझता हूँ, लेकिन मैं उनको कॉल ऑफ फेल में बहुत आजाद नजर आता है मुझे उनके। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस वक्त ये सोचना चाहिए था कि काबीना से उन्होंने उस चीज की मंजूरी क्यों नहीं ली। और अगर आज परवेज खट्टक या दीगर लोग जो जिनके बयान कलमबंद किए जा रहे हैं, उनके बयान कलमबंद करना क्यों इसलिए भी जरूरी है ना कि मतलब आप इस चीज को डॉक्यूमेंट करें और इसको एक प्रेसिडेंट सेट करें कि मतलब आइंदा अगर कोई स्टेट्समैन इस तरह से किसी बिजनेस टाइकून से मिली भगत करके इस तरह से पैसे लेके प्ली बार्गेन करना चाहेगा तो वो उसका इख्तियार नहीं है, ना वो ये कर सकता है, ना वो उसको करने की आईन इजाजत देता है। मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ फेयर चल रहा है और फेयर ट्रायल होना चाहिए इस चीज का। इस पे किसी किस्म की जबरदस्ती या धमकी में नहीं आना चाहिए किसी भी फर्द को। जो इदारे तफ्तीश कर रहे हैं और जो अदालत में बयान कलमबंद कराए जा रहे हैं वो किए जाने चाहिए ताकि फिर आगे कानून का बोलबाला हो सके। बिल्कुल सर। जी वकार साहब, तो सर आगे हम बढ़ेंगे आरिफ साहब की तरफ। तो सर परवेज खट्टक साहब ने आज बयान दिया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ सर पीटीआई के दौरे हुकूमत में काबीना का हिस्सा थे और मुल्क की आमतरीन वजारत पर भी फाइज थे। तो सर इन्होंने इस वक्त बानी पीटीआई को क्यों नहीं रोका सर? तब भी तो ये रोक सकते थे उनको सर। जी देखिए, वो आपको पता है कि वो भी
शरीके उस जुर्म में शामिल थे, जी क्योंकि सर। जिस तरीके से पीटीआई का ये जो अल-कादिर केस ट्रस्ट है, इमरान खान की जो पहली गिरफ्तारी थी वो इसी में डाली गई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अयाती से उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला एक डिसीजन दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, ठीक है वो होगी। और अल-कादिर केस ट्रस्ट 190 मिलियन जो पाउंड है। जी सर। अब बात हो रही है परवेज खटक साहब की, क्योंकि आज परवेज खटक साहब अडियाला जेल में गए, वहाँ हेयरिंग हुई उस केस की, और उन्होंने जो अपना उनकी स्टेटमेंट है वो कलम बंद उन्होंने करवाई कि जी ऐसे था, जो वफाकी कबीना थी उस वक्त की इमरान खान की, वहां से मंजूरी नहीं ली गई, और ये जो अल-कादिर केस ट्रस्ट है वहां से जो रकम है वो ली गई, और इसका जो लीगल प्रोसेस था वो नहीं करवाया गया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले परवेज खटक साहब कहाँ थे? अगर इमरान खान ये गलत कदम उठा रहे थे 190 मिलियन पाउंड का, तो उनको रोकना चाहिए था। आज जो परवेज खटक साहब जाके रोस्ट्रोम पर जो गवाही दे रहे थे इमरान खान के खिलाफ, कह रहे थे कि जी ये इस जुर्म में इमरान खान शामिल है, इसमें तो वो भी शामिल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर सारी कबीना को वो बुलाए, कबीना को बुला के फिर वो पूछे उनसे। परवेज खटक साहब का ये जो एटीट्यूड है कि वो जाके इस चीज के हवाले से वो बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट जमा बिल्कुल। करवा रहे हैं। आज उनके जो वकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया जी परवेज खटक साहब जो गलत वो जो गवाही है वो दे रहे हैं। अब जी। मुझे नहीं लगता कि वो गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, लेकिन ये जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट वाला, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इमरान खान गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी से, क्योंकि ये मुल्क का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, ये किसी का पैसा नहीं है कि आप बैठ के अपनी मर्जी से ले लें और जाके अपनी मर्जी से उनको खर्च कर ले। मैं ये समझता हूँ कि अगर परवेज खटक साहब ने गवाही दी है तो फिर उसको शामिल तफ्तीश किया जाए, बिल्कुल उनसे भी सर। पूछा जाए कि जब इमरान खान ले रहे थे तो आपकी कबीना जो थी वो कहाँ थी? तो बिल्कुल वो सर। डिफेंस मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में उनके दौर में। तो मुझे यही लगता है कि इस केस की जो साफ शफाफ तहकीकात है वो होनी चाहिए। जी जी आरिफ साहब, अच्छा सर हम अब बढ़ेंगे आके वोगाट साहब की जानिब। तो सर जब पीटीआई के दौर हुकूमत था सर, तो ये जब सारी कबीना का मुतफिका फैसला था, तो सर आज सारे केसेस खान साहब पर ही क्यों लागू है? सर परवेज खटक साहब पर भी इस केस के हकदार नहीं है क्या सर? जी, इसमें बाकी लोगों को भी शामिल तफ्तीश इसलिए किया गया है ना कि वो भी बताएं कि वो ये करने में शामिल थे, तो जी। इसको क्यों डॉक्यूमेंट नहीं किया गया? अब अगर खान साहब स्टेट्समैन थे, जो मतलब आपका लीडर होता है, जो आपको लीड कर रहा होता है, कैबिनेट खान साहब की थी ना, तो जी खान सर। साहब अगर इतने ही मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट चलने के आदी हैं, तो फिर जी। उनको चाहिए था कि वो इस चीज को डॉक्यूमेंट करवा लेते। अब जितने भी लोग हैं उनके से बयान ही कलमबंद किए जा रहे हैं, वो शामिल तफ्तीश भी हैं, उनसे तहकीकात भी की जा रही है कि कैसे कैसे ये मतलब वो बताएं कि ये मनी ट्रेल, एक तो मनी ट्रेल का बताएं, जी। और ये जो अपनी कादिर ट्रस्ट बनाकर एक बहुत नेक नामी का काम किया गया, उसके पीछे असल में मतलब करप्शन के पैसे को किस तरह से काले धन को सफेद धन डिक्लेयर किया गया, और इसको एक बहुत ही अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट बन के उन्होंने लॉन्च किया खान साहब बिल्कुल। ने और उस वक्त की खातून अव्वल ने। तो जी वो बिल्कुल। ये बताएं कि वो किस तरह से उन्होंने इस सारे प्रोसेस को किया। तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी शामिल तफ्तीश हैं, और वो उन्हें किया जाना चाहिए, और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो खान साहब को मिले। सजा तो वैसे मुझे इस केस में मिलती नजर आ नहीं रही, लेकिन अलबत्ता आगे के लिए आप एक प्रेसिडेंट, क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो अपनी जो इस तरह के फैसले देती है ना, वो आगे के लिए बहुत मशले राह बनकर सामने आते हैं। तो अगर इस तरह का एक फैसला दमदार किस्म का जुडिशरी दे देती है, सजा तो मुझे नहीं लगता इस केस में किसी को होगी। तो आगे जो कैबिनेट्स आएंगी, जितनी वजीर आजम की काबीना होगी, शेडो कैबिनेट होगी, किचन कैबिनेट होगी, उन सबको पता होगा कि अगर उन्होंने कोई ऐसा इलीगल काम किया तो आगे वो घसीटे जाएंगे, और उन्हें बिफोर लॉ इस चीज का मतलब सारा कुछ बताना पड़ेगा, और वो उनकी जो करप्शन है वो तश्ते-ए-ज़बाम हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, तो सर आरिफ साहब की तरफ आगे हम बढ़ेंगे हम सर। तो सर परवेज खटक साहब ने कहा है कि काबीना के एजेंडे से बाहर था सर, इनको उस वक्त भी एतराज था, तो तब एहतजाज क्यों नहीं किया सर? सर आज इनकी गैरत कहाँ से जागी है और वादा माफ गवाह बन के आ गए हैं सर? देखिए, परवेज खटक साहब की जो बात हो रही है ना, ये परवेज खटक साहब वही परवेज खटक साहब है जो वजीर आला केपी कह रहे हैं,
और उसके बाद वफाक में भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। तो बिल्कुल सर। परवेज खटक को चाहिए था कि जब आप थे पीटीआई की कैबिनेट में, तब आपको ये शफाफियत याद नहीं आई थी, बिल्कुल तब सर, आपको बिल्कुल। ये वादा माफ गवाह बनना याद नहीं आया था। अब आप जिस तरीके से फिर उन्होंने पीटीआई से लेफ्ट किया, अपनी पार्टी बनाई। अब मुझे ये बता दें, अगर परवेज खटक साहब इतनी मजबूत थे तो वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं चला सके, एक जलसा भी नहीं कर सके। अगर बिल्कुल। जलसा किया भी था उन्होंने तो मेरे ख्याल में इतनी आवाम नहीं थी, कोई हजारों की तादाद में आवाम नहीं थी, सैकड़ों में थी। परवेज खटक साहब की बात ये हो रही है कि जी अगर उन्होंने किया है अल कादिर ट्रस्ट केस में, अगर इमरान खान ने कुछ किया है तो जी। आप हकीकत में जाके बताएं। वादा माफ गवाह बन गए, आपने इकरार कर लिया जी इमरान खान ने ये गलती की है। अगर इमरान खान ने ये गलती किया तो उस वक्त कैबिनेट में आप भी तो शामिल थे। अगर आप बिल्कुल। शामिल थे तो आप उस वक्त खान साहब को रोकते। पहले भी आप, जब खान साहब गलत कोई फैसला करते थे, गलत डिसीजन लेते थे, तो पूरी कैबिनेट उनकी अपोज करती थी, खान साहब आपने ये गलत फैसला किया है। तब ये परवेज खटक और जो कैबिनेट है वो कहाँ थी? मुझे नहीं लगता कि वादा माफ गवाह बन गया। अगर इमरान खान को इसमें सजा भी मिल जाती है, आपको पता है हमारे जो लीडरान, जो वजीर आजम जेलों में जाते हैं, उनको बिल्कुल जो सर। सजाएं मिलती है वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। वो जी। जाके फिर मुअत्तल हो जाती है, या सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, या किसी और कोर्ट में चला जाता है। वादा माफ गवाह बन गए, ठीक है, इकरार कर लिया कि जी इमरान खान ने गलती की थी। तो बाकी अब परवेज खटक साहब दूध के दूल्हे तो नहीं है, अल्लाह माफ करे। अब फिर जो उन्होंने करप्शन किया है वो भी निकाले। बिल्कुल। ये तो नहीं है ना। जी ये सर, तो नहीं बिल्कुल। है कि परवेज खटक साहब ने डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, वजीर आला भी रहे, केपीके के, फिर उनसे भी तहकीकात करके पूछे। हमारी जो जुडिशरी है उन्हें चाहिए कि फिर मुकम्मल तहकीकात करे, शफाफ तरीके से करे, और जो इसमें मुलविस है उसको सजा दे। जी जी सर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, वक़ार साहब, आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे जो है वो प्रोग्राम के आज मेहमान बने। आपने हमें जो है वो अपना कीमती टाइम इससे टाइम दिया सर। सर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।